नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आराधना डिग्री की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीए अंतिम वर्ष सब्जेक्ट गृह विज्ञान के कुछ टॉपिकों के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने सेकेंड यूनिट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पढ़ लिए थे। उससे पहले वाले क्लास में हमने फर्स्ट यूनिट के सवाल पढ़ लिए थे। इसके कुछ और इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो हम पढ़ रहे हैं। पहला टॉपिक है हमारा आज पढ़ेंगे वो है स्विंग। स्विंग क्या होता है? स्विंग क्या होता है अर्थात बालकों में पाई जाने वाली वह उपार्जित और स्वाभाविक क्रिया जिसके कारण बालक व्यवहार प्रभावित होता है उसको बोलते हैं स्विंग। स्विंग की परिभाषा अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग दी थी। एक मनोवैज्ञानिक आता है मैकडुगलर। इसने शरीर में जितने भी बालक के शरीर में पाए जाने वाले स्विंगों को इनने 14 श्रेणियों में विभाजित किया गया। कितने श्रेणियों में? 14 श्रेणियों में विभाजित किया गया। तथा एक और मनोवैज्ञानिक आता है जिसका नाम है गेट्स। क्या नाम है? गेट्स। गेट्स ने स्विंग को 5 भागों में विभाजित किया। पहला क्रोध, सेकंड बेयर, थर्ड प्रेम, फोर्थ दया और 5 कामुकता के बारे में इसने बताया कि बिल गेट्स नामक मनोवैज्ञानिक ने यह बताया कि बालकों में 5 प्रकार के स्विंग पाए जाते हैं और ये स्विंग विभिन्न प्रकार के जो व्यवहार है उस व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसने बताया कि क्रोध का गुण भी एक स्विंग की प्रक्रिया है जो अलग अलग लिंग के अनुसार होती है। भय भी एक स्विंग की प्रक्रिया है, प्रेम भी स्विंग प्रक्रिया है, दया और कामुकता इसलिए क्या है? एक स्विंग की प्रक्रिया है। ये सभी प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से होती है। ये शरीर में होने वाली आंतरिक गतिविधि होती है। इसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार प्रभावित होता है। अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम बाल्य अवस्था में सृजनात्मकता। क्या टॉपिक है? बाल्य अवस्था में सृजनात्मकता। अब बाल्य अवस्था में सृजनात्मकता में क्या होगा? कल हमने पढ़ा था क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का गुण क्या कहलाता है? क्रिएटिविटी गुण किसे कहते हैं या सृजनात्मकता किसे कहते हैं? सृजनात्मकता वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत बालकों में नवीनता का गुण, मौलिकता का गुण और लचीलापन का गुण पाया जाता है वह प्रक्रिया सृजनात्मकता होती है। सृजनात्मकता में एक मनोवैज्ञानिक था कामिल बुल्के। क्या नाम था? कामिल बुल्के। इसने बताया कि बालकों के आसपास होने वाली नवीन घटना का सृजन होता है वही प्रक्रिया क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता कहलाती है। अब बाल्यावस्था में सृजनात्मकता कैसे होगी? इसका सरल है पहला नाटकीय खेल। देखो बाल्यावस्था में क्या करता है कि बाल्यावस्था में बालक अनेक प्रकार की नवी घटनाओं को खोजता रहता है। ठीक है, वो उनके आसपास ये हमेशा काल्पनिक रूप से हो सकती है, काल्पनिक रूप से भी हो सकती है। उसमें क्या करेगा कि बालक नवी ज्ञान प्राप्त करेगा उनकी अवस्थाओं के अनुसार। उसमें क्या होगा? क्रिएटिविटी का गुण आएगा और उसके बाद क्या करेगा? क्रिएटिविटी का गुण प्रदर्शित करेगा। पहला है नाटकीय खेल। हमारे आसपास हमने वातावरण देखा होगा कि कई बालक अनेक प्रकार के नाटक बना के ड्रामा बनाते हैं और ड्रामा बना के वो खेल खेलते हैं। वो भी क्या हुआ? एक सृजनात्मकता का गुण हुआ। अगला है रचनात्मकता का खेल। इसमें क्या हुआ कि बालक इसमें कोई भी प्रक्रिया में एक रचना का निर्माण करते हैं जो उसके आसपास के वातावरण में जो रियल घटना घटित हो रही है उस घटना की ये क्या करते हैं? एक रचना करते हैं नाटक के रूप में, काल्पनिक रूप में। उसके द्वारा खेल खेलते हैं। जैसे हमने देखा होगा जैसे रेलगाड़ी होती है, रेलगाड़ी इंजन चलता है, इस प्रकार होते हैं अनेक प्रकार बालक समूह बनाते हैं और समूह में क्या होते हैं? रेल बनाते हैं और रेल बनाकर खेल खेलते हैं। इस प्रकार खेल होता है वो होता है रचनात्मक खेल। अगला है काल्पनिक साथी। अगला क्या है? काल्पनिक साथी क्या होता है? इस प्रकार के बालक क्या करते हैं? अपने आसपास के माता पिता की कॉपी करते हैं। एक छोटी सी बालिका अपने माता के कपड़े पहनकर वह माता के रूप में अपना खेल खेलती है, वो होंगे काल्पनिक खेल। और कुछ बालक ऐसे होते हैं जो हास्य भाव के खेल खेलते हैं, किसी की नकल करते हैं, यानी उसके दादाजी कैसे बोलते हैं उसकी कॉपी करते हैं। जिससे कारण क्या होगा? उसके आसपास में जितने भी बड़े व्यक्ति उनको हास्य का भाव प्रकट होगा। ये चारों गुण एक प्रकार की बाल्यावस्था में क्रिएटिविटी विकसित करने के लक्षण है। पहला है नाटकीय खेल, जो बालक अपने आसपास नाटक के रूप में या ड्रामा के रूप में खेल खेलता है। अगला है रचनात्मक खेल, अगला है काल्पनिक साथी और अगला है हास्य भाव। ये चारों टॉपिक बाल्यावस्था में क्रिएटिविटी गुण को प्रदर्शित करने
करने के लक्षण होते हैं। अगला टॉपिक है कि बाल्यावस्था में भाषा की अभिव्यक्ति किस प्रकार होती है। हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ा था कि जो भाषा का गुण है, भाषा का विकास, यानी बालक सर्वप्रथम कौन सी एज में भाषा सीखता है। तो हमने सबसे पहले विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं का अध्ययन किया। तो मुख्य रूप से प्रथम बालक अपने बालक जब उसके बालक का विकास हो रहा है, शारीरिक डेवलपमेंट हो रहा है, तो उस समय जब बालक 10 माह का हो जाता है, जब बालक 10 महीने का हो जाता है, उस समय पहला शब्द बोलता है, अर्थात बालक में भाषा की अभिव्यक्ति 10 महीने में शुरू होती है। शब्दों की अभिव्यक्ति 10 माह का जब बालक होता है तो पहला शब्द बोलता है। वो ये बोल सकता है, माता को माँ बोल सकता है, पापा को पाप बोल सकता है। ठीक है, इस प्रकार ऐसे अनेक शब्द है वो 10 महीने में प्रयोग करता है। लेकिन जब बालक का विकास हो रहा है, जन्म के समय भी भाषा की विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जब बालक में भाषा की प्रक्रिया शुरू होगी, तो सबसे पहले वो जो सबसे पहले प्रक्रिया उसमें होगी रोना, फिर होगा बबलाना और फिर होगा संकेत। जैसे ही बालक का जन्म हुआ, जन्म से बालक क्या होता है, रोता है। इसका मतलब बालक का भाषा अभिव्यक्ति सही हो रही है। जब किसी बालक का जन्म किसी अस्पताल में होता है, तो अस्पताल में डॉक्टर ये ध्यान रखता है कि बालक जन्म के समय रोया या नहीं रोया। रोने का मतलब क्या होता है कि भाषा की उसमें अभिव्यक्ति की प्रक्रिया प्रथम चरण में संपन्न हो रही है। अगला होता है बबलाना। बबलाना में क्या होता है कि बालक कोई अधिक शब्द है वो एक बार से पुनरावृत्ति करता रहता है, स्पष्ट नहीं बोल सकता है। और तीसरा होता है संकेत, जो 10 महीने का बालक होता है वो संकेत गुण प्रदर्शित करता है। इस प्रकार बाल्य अवस्था में भाषा की अभिव्यक्ति में पहला चरण आता है रोना, सेकंड आता है बबलाना और थर्ड आता है संकेत। अगला टॉपिक है कि बालकों के स्वेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, यानी वातावरण में ऐसे कौन कौन से कारक पाए जाते हैं जिसके कारण बालक की जो संवेग गुण होते हैं वो प्रभावित होते हैं। तो इसमें पहला आता है इंटेलिजेंस या बुद्धि। देखो, बुद्धि भी एक स्वेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक होता है। स्वेगात्मक विकास क्या होगा, यानी अभी हमने स्वेग के बारे में अध्ययन किया, तो मैकडूगल ने अलग अलग प्रकार के शब्दावली में बांटा गया कौन कौन से गुण होते हैं वो आएंगे सभी स्वेग के बारे में। अब जिस बालक में अत्यधिक बुद्धि पाई जाती है, इंटेलिजेंस, जिसके बुद्धि लब्धि का मान 100 से ज्यादा है, हमने बुद्धि लब्धि कैसे ज्ञात करते हैं, फॉर्मूले के साथ हमने निष्कर्ष किया था। एंड इसमें क्या था, उस निष्कर्ष किया था उसमें यदि किसी बालक की बुद्धि लब्धि का मान 90 या 100 से ज्यादा है, अर्थात जिस बालक में बुद्धि की क्षमता अत्यधिक होती है, उनके स्वेग भी स्थिर होंगे। क्या होगा, जिसकी बुद्धि लब्धि मानो बुद्धि लब्धि मान अत्यधिक ज्यादा है, तो उनके स्वेग क्या होंगे, स्वेग स्थिर होंगे, अर्थात बुद्धि भी एक स्वेग को प्रभावित करने वाला कारक है। अगला है लिंग। लिंग भी मुख्य रूप से स्वेगात्मक विकास को प्रभावित करता है। जैसे आसपास किसी बालक और बालिका का परिवर्तन होता है, उसमें क्रोध का गुण होता है, वो हमेशा बालक की तुलना में बालिका में ज्यादा होता है, बालक की तुलना में बालिका में ज्यादा होता है, अर्थात बालिका में स्वेग की प्रक्रिया तीव्र गति से होती है बालक की तुलना में, अर्थात लिंग भी एक प्रकार के स्वेगत विकास को प्रभावित करने वाला कारक होता है। अगला है शारीरिक स्वास्थ्य। क्या है, शारीरिक स्वास्थ्य। इसमें क्या होगा कि उस बालक का डेवलपमेंट हो रहा है, उस आसपास के वातावरण में उनका शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है, यानी विभिन्न प्रकार के रोग हैं उसे ग्रसित तो नहीं है, उनके आसपास उनका आहार कैसा होता है, उनको आहार संतुलित मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये सभी प्रकार के कारक शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित करते हैं और शारीरिक स्वास्थ्य भी स्वेगात्मक विकास को प्रभावित करता है। ये था कि बालक के स्वेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। पहला हमने पढ़ा बुद्धि के बारे में, दूसरा पढ़ा लिंग के बारे में और तीसरा पढ़ा शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ऐसा सवाल आ सकता है कि बालक के स्वेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं उसका वर्णन कीजिए। एक इंपॉर्टेंट सवाल है, पिछली बार आया था कि खेल और कार्य इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो खेल क्या होता है, जब हमने पढ़ा था विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं के बारे में, सबसे पहले पढ़ी हमने शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। इसमें हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने डिस्कस किया कि जो शैशवावस्था होती है वो हमेशा
खिलौनों की आयु होती है, यानी टो एज होती है, यानी शेषावस्था खिलौनों की आयु होती है। इसके द्वारा बालक खिलौनों की सहायता से अपना खेल खेलता है। और बाल्यावस्था में हमने निष्कर्ष किया कि बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था हमेशा बालकों के खेल की आयु होती है। विभिन्न प्रकार जितने भी खेल इस जगत जितने भी खेल होते हैं वो सभी खेल बालकों द्वारा मुख्य रूप से बाल्यावस्था में ही खेले जाते हैं, अर्थात बाल्यावस्था को खेल की आयु माना जाता है। फिर हमने बताया था किशोरावस्था, किशोरावस्था तनाव और तूफान की अवस्था होती है। और फिर हमने बताया था प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था होती है वो होती है विभिन्न प्रकार के कार्य करने की प्रवृत्ति का गुण भी प्रौढ़ावस्था में होता है। अर्थात खेल की प्रक्रिया है वो मुख्य रूप से बाल्यावस्था में होगी। किसमें होगी? बाल्यावस्था। तथा कार्य की प्रक्रिया है वो हमेशा किसमें होगी? प्रौढ़ावस्था में। किसमें होगी? प्रौढ़ावस्था में। यानी उसके व्यक्ति को किसी आसपास किसी काम की जरूरत है, अर्थात कार्य की प्रक्रिया प्रौढ़ावस्था में होगी। और जितने भी खेल हैं वो हमेशा बाल्यावस्था में संपन्न होगी। पहला डिफरेंस तो ये है अवस्था के संदर्भ में। सेकंड क्या है कि खेल एक उद्देश्य क्रिया होती है। बालकों में उद्देश्य, जैसे मनोरंजन का उद्देश्य होता है, एक उद्देश्य क्रिया होती है खेल। और कार्य होता है एक विशेष क्रिया होती है जो अपने व्यक्ति के दैनिक जीवन के लिए आवश्यक है, अर्थात एक विशेष क्रिया होती है, वो होती है कार्य। खेल है वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। खेल एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यानी इसमें द्वारा क्या होगा? व्यक्ति अपने मन के द्वारा इनपुट मिलने के कारण वो खेल खेलता है, तो क्या वो एक स्वाभाविक क्रिया हुई। लेकिन कार्य है ये परिस्थिति के अकॉर्डिंग होगा। यदि किसी काम की अत्यधिक जरूरत है तो कार्य की प्रक्रिया अत्यधिक तेज गति से होगी, यदि कम जरूरत है तो कार्य की प्रक्रिया कम गति से होगी। अर्थात ये क्या होगा? ये परिस्थिति के अकॉर्डिंग हो रहा है कार्य, कार्य परिस्थिति के अकॉर्डिंग होगा, और खेल होगा वह स्वाभाविक के अंतर्गत होगा। और जितने भी खेल खेलते हैं, अभी हमने बताया रचनात्मक खेल। रचनात्मक खेल क्या होता है? जो इस खेल में क्या होगा कि बालक अपने आसपास के वातावरण में जो घटना रियल घटित हो रही है उस घटना की कॉपी करेंगे खुद, और खुद उस खेल को खेलेंगे, उसको बोलते हैं रचनात्मक खेल। उदाहरण के लिए किसी बालकों ने रेलगाड़ी या मालगाड़ी के डिब्बे इन्होंने देखे तो क्या करेंगे? बालक का एक समूह होता है, वो खुद ही क्या बनेंगे? मालगाड़ी या रेलगाड़ी बन जाएंगे। अर्थात क्या वो खेल ही खेल रहे हैं, लेकिन खेल कैसा खेल रहे हैं? रचनात्मक रूप से। उसमें क्या हुआ? क्रिएटिविटी गुण पाया जाता है। अर्थात क्या हुआ? ये एक प्रकार की काल्पनिक घटना होती है। खेल एक काल्पनिक होती है, लेकिन जब कार्य करेगा व्यक्ति तो वो हमेशा वास्तविक होगा। ये डिफरेंस था कि खेल और कार्य में क्या डिफरेंस होता है, इसमें क्या अंतर होते हैं। तो आज हमने टॉपिक अध्ययन किया। सबसे पहले पढ़ा हमने स्वयं के बारे में। स्वयं क्या होता है? स्वयं की परिभाषा दो वैज्ञानिकों ने दी थी, मैकडूगल और गेट्स। मैकडूगल ने बालकों में 14 प्रकार के स्विंगों के बारे में बताया, और गेट्स ने बालकों में 5 प्रकार के स्विंगों के बारे में बताया, जिसमें क्रोध, भय, प्रेम, दया और कामुकता। इसके बाद हमने अध्ययन किया कि बाल्यावस्था में सृजनात्मकता गुण किस प्रकार विकसित होता है। इसमें बालकों में बाल्यावस्था में क्या होता है? बाल्यावस्था मुख्य रूप से होती है खेल की आयु। बाल्यावस्था होती है खेल की आयु, अर्थात क्रिएटिव गुण भी किसके द्वारा प्राप्त होगा? खेलों द्वारा। अर्थात बालक अलग प्रकार के खेल खेलेंगे। पहला नाटकीय खेल। नाटकीय खेल में क्या होता है अभी हम डिस्कस किया। रचनात्मक खेल, काल्पनिक साथी का खेल और हास्य भाव का खेल। इस प्रकार ने और बढ़ा था इसमें कि बाल्यावस्था में जब भाषा की अभिव्यक्ति होती है तो कितने चरणों में संपन्न होती है। जैसे कोई बालक कुछ शब्द को या कुछ वर्ड को सीखता है तो पहले इसमें क्या होगा? रोना होता है, फिर बबलाना होता है, और फिर संकेत होता है। उसके बाद क्या होता है? भाषा की अभिव्यक्ति होती है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि बालक के स्वेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो पहला हमने पढ़ा बुद्धि के बारे में, दूसरा पढ़ा लिंग के बारे में, और तीसरा पढ़ा शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में। ठीक है। और अभी जो भी चर्चा किया हमने कि खेल और कार्य में क्या क्या डिफरेंस होता है। ये टॉपिक कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में दिन क्या कल हम पढ़ेंगे कि विभिन्न प्रकार के बालकों में पाई जाने वाली समस्या, कौन कौन से बालक होते हैं जो विशेष बालक की श्रेणी में रखा गया है, तो उसमें कौन कौन सी असामान्यता पाई जाती है, उनका अध्ययन हम कल करेंगे।